मिडिल ईस्ट में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। एक ऐसी घटना जो शायद हम सबको एक बहुत बड़े, एक बहुत खतरनाक युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकती है। क्योंकि देखिए, जिसे टारगेट किया गया है वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। नाम है अली लारिजानी, और ईरान में इनकी हैसियत सुप्रीम लीडर के ठीक बाद नंबर 2 की थी। देखिए, ईरान के पावर स्ट्रक्चर को अगर समझना है तो ये जान लीजिए कि सुप्रीम लीडर के बाद इनकी वैल्यू प्रेसिडेंट के बराबर थी। ये सिर्फ कोई ऑफिसर नहीं थे, बल्कि सत्ता का एक पूरा पिलर थे। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी पावर आई कहां से? वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड थे, मतलब देश की पूरी सिक्योरिटी उनके हाथ में। सुप्रीम लीडर खमेनेई के सबसे खास, सबसे भरोसेमंद सलाहकार, जिन्होंने ईरान के अंदर उठने वाली हर आवाज को, हर प्रोटेस्ट को बड़ी सख्ती से कुचला था। यही नहीं, वो ईरान के चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर भी थे, दुनिया से डील करने वाला चेहरा, और हां, 12 साल तक पार्लियामेंट के स्पीकर भी। एक तरह से कहें तो खमेनेई के बाद ईरान को असल में यही चला रहे थे। और इतने पावरफुल आदमी को एक बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही कैलकुलेटेड मिलिट्री ऑपरेशन में खत्म कर दिया गया। ऑपरेशन का नाम टारगेटेड किलिंग। चलिए, उस दिन हुआ क्या था, इसकी टाइमलाइन को समझते हैं। दोपहर के करीब 3:10 लारिजानी एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो किसी पुरानी घटना का बदला लेने की कसम खाते हैं, और ठीक सिर्फ सवा घंटे बाद 4:32 पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस अनाउंस करती है कि उन्होंने एक एयर स्ट्राइक में लारिजानी को मार दिया है। अब जाहिर है, उनके आखिरी ट्वीट की वजह से पहले तो सब कंफ्यूजन में थे, किसी को यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन अगले ही दिन ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि लारिजानी अब नहीं रहे। ये अटैक एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में हुआ था, और उस वक्त लारिजानी अकेले नहीं थे, वो अपने बेटे के साथ थे। हमले में दोनों मारे गए। तो ये सिर्फ एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल असैसिनेशन नहीं था, ये एक पर्सनल ट्रेजेडी भी बन गया। और लारिजानी इजराइल के लिए कितने बड़े टारगेट थे, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि उनके ऊपर $15 मिलियन का इनाम था। $15 मिलियन। और अटैक के बाद इजराइल ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हमने उसे मुफ्त में मार दिया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। यह अटैक कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये तो ईरान और इजराइल के बीच दशकों से चल रहे एक शैडो वॉर, एक गुप्त युद्ध का नतीजा है, जो अब अंधेरों से निकलकर खुलकर सबके सामने आ गया है। और ये कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, नहीं, ये एक वजूद की लड़ाई है, एक एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ है ईरान, जिसका मकसद है इजराइल को वेस्ट एशिया के नक्शे से ही मिटा देना, और दूसरी तरफ है इजराइल, जो ईरान की लीडरशिप और उसके न्यूक्लियर थ्रेट को जड़ से खत्म करना चाहता है। अब आप खुद सोचिए, ये ऐसे लक्ष्य हैं जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ईरान ने बदला लेने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। लारिजानी की मौत की खबर आई और ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ये हमलों की 61वीं लहर थी, और इस बार उनकी कई मिसाइलें इजराइल के अभेद्य माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को चीरती हुई अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहीं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का असर हम पर, मतलब पूरी दुनिया पर क्या पड़ने वाला है? क्योंकि ये सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, इसकी चिंगारी, इसकी आग पूरी दुनिया में फैल सकती है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का करीब करीब 1/3 तेल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए, अगर ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? पूरी ग्लोबल इकोनॉमी घुटनों पर आ जाएगी। और लारिजानी ने खुद एक बार अमेरिका को धमकी दी थी कि तुम इस रास्ते में फंस चुके हो। और इस जंग का असर अब अमेरिका के अंदर तक पहुंच गया है। अमेरिका के एक टॉप काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि यह अमेरिका का युद्ध नहीं था, इजरायली लॉबी ने अमेरिका को इसमें घसीटा। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका के अंदर भी इस मुद्दे पर सब कुछ ठीक नहीं है। और अब बात करते हैं हम पर पड़ने वाले असर की। ये जो दूर आग लगी है ना, इसकी तपिश भारत तक भी पहुंच सकती है, बल्कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बढ़ी तो तेल की कीमतें रॉकेट बन जाएंगी। और इसका मतलब क्या है? सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, और फिर महंगाई पर, यानी बोझ सीधे हमारी जेब पर। इकोनॉमी के अलावा भारत के लिए एक डिप्लोमैटिक चैलेंज भी खड़ा हो गया है। देखिए, हम आमतौर पर इलेक्टेड लीडर से डील करते हैं, लेकिन ईरान का मामला अलग है। वहां असली पावर लारिजानी जैसे लोगों के हाथ में थी, जो चुने हुए नहीं थे।
अब जब पावर स्ट्रक्चर हिल गया है तो भारत के लिए इस सिचुएशन को नेविगेट करना और भी मुश्किल होने वाला है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से आगे के 3 रास्ते दिखते हैं, और सच कहूं तो तीनों ही रास्ते एक बहुत ही अनसर्टन, एक अनिश्चित भविष्य की तरफ जाते हैं। तो पहला सिनारियो क्या है? एक फुल स्केल वॉर, एक ऐसा युद्ध जिसमें ईरान और इजराइल तो होंगे ही, साथ में अमेरिका और रूस जैसी वर्ल्ड पावर्स भी खींची चली आएंगी। दूसरा, प्रॉक्सी वॉर और भी ज्यादा इंटेंस हो जाए, मतलब पूरे मिडल ईस्ट में अलग अलग आतंकी गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। और तीसरा, ईरान के अंदर एक लीडरशिप वैक्यूम बन जाए। लारजानी की जगह कौन लेगा? अगर ये तय नहीं हो पाया तो देश में इंस्टेबिलिटी फैलेगी और फिर ईरान कोई भी खतरनाक अनप्रिडिक्टेबल कदम उठा सकता है। तो घूम फिर कर सवाल फिर वही है, क्या हम सब एक और महायुद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि कभी कभी बस एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगाने के लिए काफी होती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? इस तनाव का अंजाम क्या हो सकता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ऐसे ही डीप एनालिसिस आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।